उदय रावत हैं, 34 वर्षीय, नैनीताल से। पूछ रहे हैं कि आजकल हर कोई अपनी नज़र में शोषित या विक्टिम क्यों है। जैसे हर किसी ने अपनी पहचान ही बना ली है दमित होने की, दबे कुचले होने की, शोषित पीड़ित होने की, और अगर उनकी सुने तो उनके पास उनकी कमज़ोरी और लाचारी का एक वाजिब कारण भी होता है। लोग अपने ऊपर या अपने समुदाय के ऊपर या अपने पुरखों के ऊपर हुए अत्याचारों की कहानियाँ सुनाते रहते हैं। कोई कहता है कि उसका जात पात के आधार पर शोषण हुआ है, महिलाएं कहती हैं उनका लिंग के आधार पर बरसों से शोषण हुआ है, और कोई रंग या रेस के आधार पर अपने शोषण की बात करता है। मैं इसमें थोड़ा भ्रमित हूँ। अगर सब शोषित ही हैं तो शोषक कौन है? पूछ रहे हैं उदय कि अगर सब ऑप्रेस्ड ही हैं तो ऑप्रेसर कौन है? सबको पीड़ा है तो पीड़ित करने वाला कौन है? समझना होगा थोड़ा उदय। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं कि न तो इतिहास न्याय पर चलता है न प्रकृति न्याय पर चलती है। इतिहास में और प्रकृति में, दोनों में ताकत का खेल चलता है। बहुत हद तक जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। प्रकृति में तो फिर भी एक अंदरूनी संतुलन होता है नैसर्गिक, जिसके कारण मारने वाला और मरने वाला हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि मारने वाले सिंह ने मरने वाले हिरणों की प्रजाति ही पूरी साफ कर दी। पर जहाँ तक आदमी के इतिहास की बात है, उसमें तो जो बलि है उसकी चलती है, और इस कारण अन्याय खूब होते हैं, शोषण खूब हुआ है, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आदमी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मनुष्य के साथ, वो किसी एक वर्ग या समूह या दल या वर्ण के लोगों द्वारा किया गया अत्याचार नहीं है। बहुत ज़रूरी है। आदमी पीड़ा से गुजरता है। हर मनुष्य तमाम तरह के दर्द झेलता है, और हम चाहते हैं कि किसी तरह हमें ये समझ में आ जाए कि हमें ये पीड़ा देने वाला, दर्द देने वाला है कौन। ऐसे में बहुत आसान रहता है ये मान लेना, ये सोच बैठना कि मुझे परेशान करने वाला ज़रूर उधर, उस तरफ का, सीमा के उस पार का वो दूसरा व्यक्ति, दल या समूह है। ऐसा मान लेने से हमें लगता है कि जैसे हमने खुद को समझा लिया, जैसे हमें बात स्पष्ट हो गई, जैसे हम जान गए कि हमारे दुखों का कारण कौन है। इसमें चिंतनीय बात यह है कि जो दल सीमा के उस पार बैठा है, वो सीमा किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती है, लिंग से, वर्ण से, जाति से, राष्ट्रीयता से, रंग से, भाषा से। तो
जो कोई सीमा के उस पार बैठा है, दुख उसको भी बराबर के हैं, और उससे पूछा जाए तुम्हारे दुखों का कारण कौन है, तो कहेगा सीमा के इस तरफ जो लोग हैं इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, अत्याचार किए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। खुद को शोषित मानना और दूसरे को शोषक मानना अहंकार को खूब भाता है, क्योंकि जब आप अपने आप को शोषित मान लेते हैं तो आपको अपनी नज़रों में वो सब करने का अधिकार मिल जाता है जो आपके साथ किसी शोषक ने किया है। आप कहते हो मेरे साथ गलत हुआ है, मैं शोषित हूँ, अब मैं भी वो सब कुछ करूँगा जो उस शोषणकर्ता ने किया है, मैं पलटवार करूँगा। आपने अपने आप को हिंसा का अधिकार दे दिया, और हिंसा करना, पलटवार करना, ये सब तो अहंकार को पसंद आता ही है ना। तो इसलिए आप पाएंगे कि दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, एक भी, चाहे वो किसी भाषा से संबंधित हो, किसी धर्म से, पंथ से संबंधित हो, किसी लिंग का हो, किसी आयु का हो, किसी देश का हो, जो ये कहे कि उसके साथ जीवन में अत्याचार नहीं हुए हैं। और बहुत वाजिब सवाल पूछा है आपने कि अगर सबके साथ अत्याचार ही हो रहे हैं तो अत्याचार करने वाला कौन है? अत्याचार करने वाला कोई वर्ग विशेष नहीं है, अत्याचार करने वाला जीवन ही है। और जीवन अत्याचार नहीं करता, जीवन तो आपको पूरा मौका देता है कि आप पीड़ा के पार भी चले जाएं। चेतना और किस लिए होती है? आप अगर पीड़ा के पार नहीं जा रहे, आप अगर अपने दुख का असली कारण समझकर उसका निराकरण नहीं कर रहे, तो आपके साथ किसी और ने नहीं अत्याचार करा है। आप अपने दुख के और समस्या के जिम्मेदार स्वयं हो। और ये बात दुनिया के हर आदमी पर लागू होती है, क्योंकि अपनी नज़र में हर आदमी शोषित है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि नहीं, उसके साथ तो कभी किसी ने कुछ बुरा किया ही नहीं, या जो ये कह दे कि उसके पूर्वजों के साथ कभी किसी ने कुछ बुरा किया ही नहीं, जो ये कह दे कि वो दुर्भाग्य का मारा हुआ नहीं है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो सुखी से सुखी व्यक्ति हैं, जो सबल से सबल व्यक्ति हैं, जो आपको लगेगा कि बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, वो भी गहराई से मन में ये दर्द लिए जी रहे हैं कि जीवन ने और ज़माने ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, उनके साथ बड़ा अन्याय किया। तो बात को समझिए, गौरतलब हुआ ना कि भाई सभी के साथ अन्याय हो रहा है। अ कह रहा है कि ब ने उसके साथ अन्याय किया, ब कह रहा है अ ने उसके साथ अन्याय किया, तभी स चला आता है और कहता है तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ अन्याय किया। और इतना ही नहीं, अन्याय सहने वाले की पहचान बनाने के लिए हमारे पास कई जरिए, कई रास्ते हैं। भिन्न भिन्न अनेकों पहचानों का प्रयोग करके हम अपने आप को शोषित घोषित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं एक जाति विशेष से हूँ तो मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं कह सकता हूँ मैं एक प्रांत विशेष से हूँ तो मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं कह सकता हूँ मैं एक लिंग विशेष से हूँ तो मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं कह सकता हूँ मैं फलाने ज़िले का रहने वाला हूँ, उसका उपेक्षा हुई है, उसका विकास नहीं किया गया, ये मेरे साथ अन्याय हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने 4-5 पहचानें अभी बताई, वो सारी पहचानें मेरे भीतर हैं, मैं उन सारी पहचानों का वाहक हूँ, तो मेरे साथ 5 तरीके से अन्याय हुआ है। तो हम जितनी भी पहचानें लेकर के चल रहे हैं, एक तरह से हर पहचान एक दर्द भरी पहचान है। हर पहचान अपने आप में शोषण का एक किस्सा है। और ये सब पहचानें हमारे खूब काम आती हैं, क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले कहा, जैसे ही आप कहते हैं कि आपका शोषण हुआ, वैसे ही आपको इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है कि आपकी ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने आप को
ये भरोसा या दिलासा थमा देते हैं कि मेरे साथ तो जो कुछ हो रहा है वो किन्हीं बहुत बड़ी ताकतों का परिणाम है, मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या करूँ, इतिहास ही मेरे खिलाफ है, एक अकेला आदमी इतिहास से थोड़ी लड़ सकता है, मैं क्या करूँ, ये जो दुनिया भर की व्यवस्था है या जो ये सामाजिक व्यवस्था है यही मेरे खिलाफ है, मैं इससे लड़ थोड़ी सकता हूँ। आप अपने आप को ये भरोसा, ये दिलासा दे लेते हैं। एक बार अपने आप को ये आपने एहसास करा दिया, समझा दिया, उसके बाद अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बची ही नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लें। तो शोषित अनुभव करना बड़ी अच्छी विधि है अपनी जिम्मेदारी से बचने की, हटने की। भाई क्या बात है, क्यों बेरोज़गार बैठे हो? नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार ही ऐसी है, सरकारी नौकरियां कम हैं, नौकरियों के परीक्षा फल 4-4 साल में आते हैं, हम क्या करें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई नहीं कहता कि हाँ जो कुछ है वो होगा कि नहीं बाहरी या संयोगिक कारणों से, लेकिन ज़िंदगी तो मेरी ही है ना। तो बात मैं अपने ऊपर लेता हूँ, दर्द तो मैं झेल रहा हूँ ना। जब दर्द मुझे झेलना है तो दर्द का निवारण करने की भी जिम्मेदारी, कर्तव्य, दायित्व मेरे ऊपर आया। ये कहने वाले बहुत कम मिलेंगे और फिर बड़ा अच्छा हो जाता है। कुछ भी आपके साथ चल रहा है, दोष किसी दूसरे को दे दीजिए, अपने गिरेबान में झांक कर बिल्कुल मत देखिए। और ये किस्सा हर आदमी का है। मैं कह रहा हूँ वो लोग भी, दोहरा रहा हूँ, जिनको आप समझते हैं कि सर्व सामर्थ्यवान हैं, अतिशक्तिशाली हैं, वो भी दुर्भाग्य का रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया, ज़माने ने दगा दे दी, वो फलाने वर्ग ने, फलाने कौम ने या फलाने लोगों ने विश्वासघात कर दिया, नहीं तो आज हम न जाने किन ऊंचाइयों पर होते। हर आदमी यही रोना रो रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके साथ हुआ है, नहीं तो उसके पुरखों के साथ हुआ है, नहीं तो उसकी पूरी कौम के साथ हुआ है। हर आदमी का यही कहना है। तो ये तो जो अभी मैंने कारण बताया ये व्यक्तिगत तल पर था कि हर व्यक्ति क्यों विक्टिमाइज्ड अनुभव करना चाहता है, हर व्यक्ति ये क्यों कहना चाहता है कि उसका उत्पीड़न हुआ है। शोषित कहलाने में हमें क्या लाभ है? आप समझ रहे हैं ना, शोषित कहलाने में बहुत लाभ है। क्योंकि जिसको चोट लगती है, जो कहता है साहब मेरे साथ अत्याचार हुआ, मुझे चोट लगी, उसको फिर मुआवजा भी मिलता है। आप मुआवजा वसूल सकें इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये कहानी लेकर के चलते रहें कि आपके साथ बुरा हुआ, बुरा हुआ। आप मुआवजा वसूलेंगे और आप जिससे मुआवजा वसूलेंगे, जैसे ही वो मुआवजा देगा, अब उसकी एक नई कहानी तैयार हो गई। वो कहेगा देखो मेरे साथ गलत हुआ, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं था और मुझसे इतना सारा मुआवजा ले लिया गया। अब दोनों पक्ष विपरीत खड़े हैं एक दूसरे के, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि दोनों की कहानी बिल्कुल एक है। एक पक्ष कह रहा है मेरे साथ अत्याचार हुआ है और उस पार वालों ने मेरे साथ अत्याचार किया है, और दूसरी पार वाला कह रहा है कि ये देखो अत्याचार की झूठी कहानी बता करके ये मुझसे इतना मुआवजा वसूल रहा है, ये अत्याचार कर रहा है मेरे साथ, उसके साथ तो कोई अत्याचार नहीं हुआ पर वो मेरा शोषण कर रहा है। वो भय दिखा दिखा करके मेरा दोहन कर रहा है। दोनों घुमा फिरा करके बात एक ही कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और जिस आदमी ने ये मान लिया कि उसके साथ दुनिया कुछ गलत कर रही है, वो अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा होना ही एक गलत बात है, जैसे कि मेरी हस्ती ही किसी साजिश का नतीजा हो। मैं पृथ्वी पर आया हूँ और मेरे साथ बहुत कुछ गलत गलत हो रहा है। जितने लोग हैं चारों तरफ वो सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं, यहाँ तक कि भाग्य भी मेरे साथ गलत कर रहा है। लोग यहाँ तक भी कह सकते हैं कि पशु पक्षी पेड़ पौधे भी मेरे साथ गलत कर रहे हैं। ये सब करके हम सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से मुँह चुराते हैं। ये व्यक्तिगत तल की बात हुई। और भूलिएगा नहीं कि इस तरह से शोषित होने की बात हम सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं करते, ये हम घर के अंदर भी करते हैं। छोटे बच्चे हों, आप देखिएगा, कोई नहीं कहेगा, छोटा बच्चा भी, कि अगर उसका परीक्षा फल खराब आया है तो इसमें उसकी जिम्मेदारी है। उसके पास कोई ना कोई कारण होगा। आप पूछिएगा कि हाँ भाई बंटू, इतने
कम अंक क्यों आए हैं तेरे, और बंटू के पास तत्काल जवाब होगा वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती। घुमा फिर आके बंटू यही कह रहा है कि टीचर ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, और कर्तव्य का पालन न करके बंटू की टीचर ने कक्षा के 40 छात्रों का शोषण ही तो किया ना। भाई 40 छात्रों को ज्ञान नहीं मिला, 40 छात्रों का परीक्षा फल खराब हो गया, तो ये जो शिक्षक है ये बड़ा शोषक है। बंटू कभी नहीं कहेगा कि जो शिक्षक है वो भी इंसान है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, मैं उसको क्या दोष दूं। असली बात तो ये है कि पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं ठीक से पढ़ा ही नहीं। मैं चाहता तो मैं बेहतर कर सकता था, मैं चाहता तो मैं अपने दोष देख सकता था, लेकिन अपने दोष देखने की जगह मुझे ज़्यादा मज़ा आता है दूसरे के दोष देखने में। तो ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ये सब में होती है। मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही हो, कभी देखा है कि दोनों सीधे दिल पर हाथ रख कर कहें कि गलती तो मुझसे ही हुई है, माफ़ी चाहता हूँ? कौन ऐसा कहता है? कौन बेटा बाप से कहता है कि मैंने जीवन भर आपकी बात नहीं सुनी, आपको पागल समझता रहा, मुझे माफ़ करें? कौन बाप बेटे से कहता है कि मैं तुझे सही परवरिश नहीं दे पाया, सही शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाया, मुझे माफ़ करो? सब यही बताते हैं कि गलती हमेशा कोई दूसरा ही कर रहा है। तो ये बात बहुत व्यक्तिगत तल की है, जो कि फिर फैल करके हमको सामाजिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी दिखाई देती है, धार्मिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है, समुदायों के बीच दिखाई देती है, और तमाम तरह के कलह क्लेश और बड़े बड़े युद्धों का कारण बनती है। जब भी दो देश युद्ध कर रहे हो, आप देखिएगा दोनों को यही लग रहा होता है कि वो जो दूसरा देश है ना वही अन्यायी है। उस युद्ध में दोनों देशों की जनता अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही होती है और युद्धोन्माद के नारे लगा रही होती है। एक देश कह रहा हो ये दूसरे देश के लोग हैं, ये तो बर्बर हैं, आतताई हैं, रक्त पिपासु हैं, इनको हराना मार ही डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरे देश वाले कह रहे होंगे नहीं साहब, वो जो सीमा पार के लोग हैं उनसे ज़्यादा बर्बर, हिंसक और अत्याचारी कोई है नहीं, उनको हराना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है? करोड़ों लोग इस तरफ, करोड़ों लोग इस तरफ, और दोनों लोगों को पूरा भरोसा है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। निश्चित रूप से दोनों ही पक्ष भ्रम में है, निश्चित रूप से असली बात कुछ और है। और असली बात यह है कि आदमी का शोषण करने वाला दूसरा आदमी बाद में होता है, आदमी का शोषण करने वाला उसका अपना अज्ञान और अंधकार पहले होता है। ये बात हम मानना नहीं चाहते। दूसरे पर दोष देना बहुत आसान लगता है, खुद को दोष दोगे तो घूम फिर करके वही जिम्मेदारी वाली बात आ जाएगी। दोष अगर तुम्हारा है तो दोष ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ ठीक करने चलो तो मेहनत लगती है, मेहनत कौन करे? मेहनत करने से कहीं ज़्यादा आसान लगता है दूसरे पर दोषारोपण कर देना। तो ये तो बात हुई दूसरे को शोषित और दूसरे को शोषक और स्वयं को शोषित बताने के मनोविज्ञान की। ये बात तो हुई व्यक्तिगत तल पर। अब आते हैं कि बड़े वृहद तल पर क्या होता है, क्योंकि तुमने जो सवाल पूछा है उदय वो आजकल से शुरू हो रहा है। तुम कह रहे हो कि आजकल हर कोई अपनी नज़रों में विक्टिम क्यों है? आजकल क्यों विक्टिम है? तो एक बात तो यही है कि भाई हम सब में जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और दूसरी बात क्या है वो समझो। अब दूसरी बात ये है कि जब तुम किसी भी तरह सत्ता के और ताकत के भूखे हो, तब तुम्हारे लिए वरदान हो जाती है ऐसी हर स्थिति जिसमें दो पक्ष आपस में मनमुटाव रखते हो, जिसमें दो पक्षों की आपस में एक दूसरे के प्रति दोष दृष्टि हो। ठीक है, अब ये मेरे सामने मान लो दो लोग बैठे हैं, ठीक है, एक हरे में बैठा है, एक नीले में बैठा है। मान लो यहीं जैसे दो तुम लोग बैठे हो, तुम हरे में, तुम नीले में। और आदमी तो आदमी है, कोई दो लोग नहीं होते जिनमें थोड़ी बहुत एक दूसरे के लिए तनातनी ना हो। कोई तुम्हारा कितना भी हार्दिक हो, कितना भी करीबी हो, कितना भी प्यारा हो, ज़रा सा उसके खिलाफ मन में कुछ ना कुछ तो शिकायत रहती ही है ना? भले ही उतनी ही शिकायत हो कि जैसे एक बड़े पात्र में पानी के एक रेत का छोटा सा कण, बस उतनी ही शिकायत होगी, पता भी नहीं चलेगी आमतौर पर रहती तो है ही। शिकायत का बीज तो ज़रूर रहता है हम सबके मन में, अपने
सब निकटस्थ लोगों के लिए भी। तो अब अगर मैं सत्ता का लोभी हूँ, मुझे राज करना है, तो मेरे लिए आसान तरीका क्या है? मैं इसके पास जाऊँगा और मैं उससे कहूँगा, देख तेरे साथ ना बड़ा अत्याचार हुआ है, तेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, और इन इन तरीकों से वो जो नीला है उसने तेरे साथ गलत किया है हरे। अब हरा यहाँ बैठा हुआ है, जैसे अभी शुभंकर बैठा है हरा पहन के, वो तो शायद ये सुनना ही चाहता था कि नीले ने उसके साथ कुछ गलत करा है। आपको बताया जाए अगर कि दुनिया बहुत अच्छी है, तो आपको क्या सहसा यकीन आता है? नहीं आता। पर आपको बताया जाए कि दुनिया बड़ी गड़बड़ है और ख़ास तौर पर तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपको तुरंत यकीन आ जाता है ना, आपके कान खड़े हो जाते हैं, आप कहते हैं और बताओ कौन साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। आप जब टीवी चैनल लगाते हो तो उसमें कैसी खबरें पाते हो कि दुनिया में सब अच्छा हो रहा है, राम राज्य है, अमृत वर्षा हो रही है, प्रेम के फूल खिल रहे हैं, लोग एक दूसरे के प्रति सौहार्द और आत्मीयता से भरे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही होती हैं। तो क्या बिकता है? लोग किन बातों पर सहजता से तुरंत तैयार हो जाते हैं यकीन करने के लिए? यही ना कि देखो तुम्हारा पड़ोसी देश मिसाइल तैयार कर रहा है तुम पे दागने के लिए, और आप तुरंत सतर्क होंगे, कहीं हाँ लगाओ ये वाला चैनल बढ़िया है, इसमें आ रहा है कि कौन मुझ पे आक्रमण कर रहा है। या कि बिल्कुल तैयार रही है, फलानी तारीख को आकाश से पत्थर ही पत्थर बरसेंगे, फलाना धूमकेतु आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ हो रहा है। इस तरीके की बातें हमें ज़्यादा सुहाती हैं, क्योंकि हम जंगल से आए हैं और जंगल में भय का माहौल रहता है, कभी भी आप पे आक्रमण हो सकता है। तो हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क इस तरह से प्राकृतिक रूप से संस्कारित है कि वो खतरों को ज़्यादा तवज्जो देता है। बात समझ रहे हो? आप एक पेड़ के नीचे से निकल रहे हो, पेड़ पे फल भी है, अजगर भी है। आप एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे हो, पेड़ में फल भी लटका हुआ है और पेड़ में अजगर भी लटका हुआ है। आपने फल की अनदेखी कर दी, आप सतर्क नहीं थे फल को देखने में, आप फल को देखना भूल गए, आप किसी तरीके से फल की उपेक्षा कर गए। आपको कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा नहीं। फल से लाभ होता, क्या लाभ होता? वही फल खाने को मिल जाता। आपने फल नहीं देखा, आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाना है। लेकिन अगर आपने फल, अच्छी खबर था, फल अच्छी खबर था, अच्छी खबर से आप चूक गए तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाना है। अब उसी पेड़ पर बुरी खबर भी है, अजगर, वो बुरी खबर से आप चूक गए तो क्या होगा? आपकी जान जाएगी। तो जंगल ने हमें संस्कारित कर रखा है कि बुरी खबरों के प्रति ज़्यादा सतर्क रहो। तो इसीलिए आदमी तुरंत आकर्षित हो जाता है बुरी खबर के प्रति, या ऐसी खबर के प्रति जिसमें खतरे का अंदेशा हो, जिसमें तुम्हें कोई आशंका बताई जा रही हो। हम तुरंत ऐसी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। हाँ बताओ और बताओ ना। तो अब जब मैं इसको कहूँगा हरे को कि भाई ये जो नीला वाला तेरे बगल में बैठा हुआ है, ये तेरे खिलाफ लगातार साजिशें कर रहा है, और तू तो भोला आदमी है, तुझे पता भी नहीं है इसने कैसे कैसे षड्यंत्र करे हैं तेरे खिलाफ। और यही नहीं, तेरे बाप दादाओं का तो इसके बाप दादाओं ने ज़बरदस्त शोषण किया था। तो हरा तुरंत कहेगा, अच्छा और बताओ और क्या क्या हुआ था? क्योंकि ये देखो, ये मैं किताब बताता हूँ, ये इतिहास की किताब देखो, इस इतिहास की किताब में उन सब अन्यायों का विस्तार पूर्वक उल्लेख है जो तुम्हारे समुदाय के साथ, तुम्हारे वर्ग के साथ पिछले 1000 सालों में किए गए, और तुम तुरंत वो किताब उठाओगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। ये व्यक्ति अब अपनी नज़रों में शोषित हो गया। और मान लो मैं था जो इसके पास गया था इसको ये सारी पट्टी पढ़ाने, मुझे लाभ क्या हुआ? मुझे लाभ ये हुआ कि इस व्यक्ति को, हरे को, अब ये पता चल गया कि वो इतिहास की बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ है। उसको ये पता चल गया कि उसका ही नहीं, उसके बाप दादाओं का भी हजारों सालों से ये नीले लोग शोषण करते रहे हैं। तो पहली बात तो अब उसकी हिम्मत टूट जाएगी अपने दम पर कुछ कर गुजरने की। वो कहेगा मैं कर क्या सकता हूँ? जो इतिहास की ताकत 1000 सालों से मेरी कौम के करोड़ों लोगों का दमन करती रही है, उसके सामने मैं अकेला अब क्या उखाड़ लूंगा? तो अब उसका एकमात्र सहारा कौन बचा? वो ये तो समझ गया कि वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। तो अब वो क्या करेगा? मैं गया था उसको ये सारी बातें बताने, मैं गया था उसका शुभचिंतक बनकर, मैं गया था उसको ये जताने कि देख तेरे साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। अपने दम पर उसको दिख गया वो कुछ कर नहीं सकता, ऐसी पट्टी मैंने ही पढ़ाई। तो वो क्या करेगा? वो आ करके मेरी गोदी में बैठ जाएगा,
वो आ करके मुझसे कहेगा कि तुम ही मेरे अपने हो, तुम ही मेरे शुभेच्छु हो, तुम ही ने मुझे बताया कि आज तक मैं कितने अंधेरे में था, ये नीले वाले लोग मेरे साथ कितना बुरा कर रहे थे। और मैं तुमसे कहूँगा आओ यहाँ बैठो इधर, तुम मेरे हाथ से बच्चे हुए और आज से तुम वो सब कुछ करोगे जो मैं कहूँगा। मुझे ताकत मिल गई। डिवाइड एंड रूल और क्या था? बंटवारे की नीति। बांटो और राज करो, और क्या था? अब इसको पता चल गया कि ये कुछ और नहीं कर सकता, तो अब ये मेरे पास आकर बैठ गया। नीले से अब ये बात करना भी पसंद नहीं करेगा, नीले के खिलाफ अब ये नए नए नारे गढ़ेगा, नीले से इसके जो भी रिश्ते नाते थे ये तोड़ देगा। नीले को अब ये अपने वर्ग शत्रु के रूप में देखेगा। बात समझ में आ रही है? नीले को किसी भी तरह चोट पहुंचाने में अब ये रस लेगा। ठीक है, अब मैं नीले के पास गया, मैं नीले से कहूंगा तुझे पता है तू कितना बड़ा अत्याचारी है, तुम लोगों ने हजारों सालों से इन हरे लोगों का शोषण करा है, तुमने इन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा, तुमने इनको धन से वंचित रखा, तुमने इनको सम्मान से वंचित रखा, तुमने हर तरीके से इनका शोषण करा है। अब ये जो नीला वाला व्यक्ति है तो वो भी इंसान ही, वो कहेगा हम इतने बुरे लोग हैं, तो मैं कहूँगा हाँ तुम इतने बुरे आदमी हो। और ये देखो ये किताब, इस किताब में साफ लिखा हुआ है कि तुम कितने बुरे आदमी हो। वो किताब लिखी किसने है? वो मैंने लिखी है, वो मैंने ही किताब लिखी है। भाषा पे मेरा बड़ा अच्छा अधिकार है, अंग्रेजी में बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। और विश्वविद्यालयों के इतिहास के संकायों पर, विभागों पर मैंने कब्जा कर लिया है, तो इतिहास पूरा मेरी मुट्ठी में आ गया। अब वही किताब में ये नीले वाले को दिखाऊंगा, मैं कहूँगा देखो तुम कितने गलत लोग हो। अब ये जो नीला है ये अपनी नज़र में गिर जाएगा, ये ग्लानि का अनुभव करेगा, ये कहेगा मैं इतना बुरा आदमी हूँ। कहूँगा इतने ही बुरे आदमी हो तुम, देखो तुमने क्या क्या करा है। वो अपनी नज़र में गिर करके अपनी सब पहचानों से नाता तोड़ लेगा। वो कहेगा अगर मैं इतना बुरा आदमी हूँ तो मैं अपने अतीत से अपने आप को अभी विच्छिन्न करता हूँ। मैं अपने अतीत का हिस्सा कहलाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अतीत में शोषण ही शोषण है। मेरे बाप ने शोषण किया हरे लोगों का, मेरे दादा ने शोषण किया हरे लोगों का। मैं अपने बाप और दादा की परंपरा से अभी अपने आप को अलग करता हूँ। मैं आज से अपने आप को नीला कहलाना ही बंद करता हूँ। मैं नीला नहीं हूँ, मैं लाल हूँ। हरा मेरे पास आया, वो भी मेरी गोद में बैठी, क्या बन गया? लाल। नीले को भी अपने नीले होने से घृणा हो गई, वो कह रहा है नीला होने का मतलब ही अत्याचारी होना, तो वो भी अब मेरे पास आएगा और मेरी गोद में बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा? लाल। समझ में आ रही है बात? नीला नीला नहीं रहा, हरा हरा नहीं रहा, दोनों लाल हो गए। ये तरीका है समाज में, जहां कहीं भी जरा सी दरार देखो उस दरार का फायदा उठाने का। और दरारें तो होती ही है, अगर आपकी नीयत ही यही है कि दो लोगों के बीच में दरार देखो तो उस दरार में अपना उल्लू सीधा करो। दो वर्गों के बीच में दरार देखो, उस दरार का फायदा अपने स्वार्थ के लिए उठाओ। दो पंथों, दो धर्मों, दो मजहबों के बीच में दरार देखो, दो राष्ट्रों के बीच में दरार देखो, तुरंत उसका फायदा उठाओ, तो आप ये बखूबी कर ले जाओगे। आपको बस ये करना है कि इधर वाले को बताओ तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, और उधर वाले को बताओ तूने बहुत गलत किया है। तो ये खेल चल रहा है, जिसमें लगातार हर व्यक्ति को यही बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया तेरे खिलाफ है और तेरे साथ बुरा ही बुरा हुआ है। ये जो लोग ये पाठ पढ़ा रहे हैं वर्ग संघर्ष वगैरह का, कि इसने इसके साथ बुरा किया, इसने उसके साथ बुरा किया, इनसे पूछो कभी कोई किसी के साथ अच्छा भी करता है भैया? और तुम्हारी किताबों में कहीं ये क्यों नहीं लिखा है कि किसी ने किसी के साथ अच्छा भी करा? तो कहेंगे नहीं, अच्छा तो कोई किसी के साथ करता ही नहीं। उनसे कहो वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते कि कोई किसी के साथ अच्छा करता है कि नहीं। बहुत कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन वो जो अच्छाई है वो आदमी के जिस केंद्र से आती है, उस केंद्र का नाम है दैवीयता, उस केंद्र का नाम है अध्यात्म। और दैवीयता और अध्यात्म से तुम डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अहंकार अपने से ऊपर की किसी सत्ता को स्वीकारना नहीं चाहता। ये जो लाल वाला है ना, ये महाअहंकारी है। इसकी ज़िंदगी का एक केंद्रीय उसूल है, मुझसे ऊपर कोई नहीं, किसी की सुनूंगा नहीं, किसी के आगे झुकूंगा नहीं। मैं, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी धारणाएं, मेरी विचारधाराएं, अपने हिसाब से चलता हूं।
मुझसे आगे भी कुछ होता है, मुझसे अतीत भी कुछ होता है, बियॉन्ड भी कुछ है, ट्रांसेंडेंटल भी कुछ है, उसको तो मैं मान ही नहीं सकता। इसको झुकना नहीं है जरा भी। जो मानेगा नहीं कि कुछ आगे भी है, वो मानेगा नहीं कि प्रेम और करुणा भी होते हैं। क्योंकि देखो, जंगल में प्रेम और करुणा तो पाए नहीं जाते। जंगल में प्रेम और करुणा नहीं होते। जंगल में प्रकृति के खेल होते हैं। जंगल में मोह हो सकता है, ममता भी हो सकती है, प्रेम और करुणा नहीं हो सकते। तो ये जो विभाजनकारी ताकतें हैं, इनके भी शब्दकोश में ये शब्द हैं ही नहीं। प्रेम, करुणा, आत्मीयता, हार्दिकता, इनके हिसाब से हर आदमी दूसरे आदमी का बस शोषण ही करता है। अगर हर आदमी दूसरे आदमी का बस शोषण ही करता है तो लाल महाराज, आप भी जरूर दूसरों का शोषण ही कर रहे होगे, या सिर्फ आप ही अपवाद हो। आप जब कह रहे हो इस वर्ग ने उसका शोषण किया, पुरुषों ने महिलाओं का शोषण किया, तो आप कह रहे हो प्रेम तो कहीं होता ही नहीं, शोषण ही शोषण होता है। सब एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, तो लाल महाराज आप किसका शोषण कर रहे हो? अपनी बात भी खुल के क्यों नहीं कहते? पर अपनी बात आप करोगे नहीं, क्योंकि आत्ममंथन करना, आत्मविचार करना, आत्मजिज्ञासा करना आपके संस्कारों में है नहीं। आपके संस्कारों में तो यही है कि आप बिल्कुल ठीक हो और पूरी दुनिया आतताई, अत्याचारी, अन्यायी है। आपकी उंगली कभी अपनी ओर तो उठती ही नहीं, अपने मन में झांक करके तो आप कभी देखते ही नहीं। हाँ, पूरी दुनिया पर आरोप गढ़ने में, नारेबाजी करने में आप सबसे आगे हो। इसी साजिश का नतीजा ये निकला है कि आज दुनिया का हर छोटा छोटा वर्ग अपने आप को शोषित कहलाने में जैसे गौरव अनुभव करने लगा हो। हर वर्ग ने अपनी पहचान ही यही बना ली है कि हमारे साथ भी गलत हुआ, हमारे साथ भी गलत हुआ। जिसको देखो उसको अब सहूलियतें चाहिए और मुआवजे चाहिए, इसी आधार पर कि देखो हम भी तो गए गुजरे और पिछड़े हैं, भाई हमें भी तो कुछ ज़रा रियायत दे दो, कुछ हमें भी दान दक्षिणा बख्शीश दे दो। यहाँ तक कि समाज के वो वर्ग जो परंपरागत रूप से सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली समझे गए हैं, वो भी अब कतार में खड़े हो गए और कह रहे हैं हम भी गए गुजरे पिछड़े हैं, हमें भी बख्शीशें चाहिए। एक पूरा माहौल ही बन गया है जिसमें हर आदमी की पहचान ही यही है कि उसके साथ कुछ गलत है। और जब सबकी पहचान ही यही है कि उसके साथ कुछ गलत है, तो हर आदमी को फिर हिंसा का अधिकार भी मिल गया है। हरे के साथ गलत हुआ तो हरे ने अपने आप को ये अधिकार दे दिया, मेरे साथ जब गलत हुआ है तो थोड़ा बहुत तो बदला मैं ले सकता हूं ना। नीला कह रहा है कि ये जो हरे लोग हैं ये अब आकर के मुझ पे बहुत वार करने लग गए हैं, तो थोड़ी देर में अब नीला भी हिंसा करेगा। और नीला हिंसा करने लग गया है अपनी परंपरा के खिलाफ, अपने बाप और दादा के खिलाफ। वो कह रहा है इन लोगों ने हरे लोगों के साथ जो करा वो बड़ा गलत था, तो मैं अब सपूत पैदा हुआ हूं, मैं अपने बाप दादों को मजा चखाऊंगा, उनको सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग जो आज तक करते आए हो वो सब बिल्कुल गलत करते आए हो। समझ में आ रही है बात? ये बहुत पुराने तरीके हैं। जिसको भी तुम जीतना चाहते हो उसके कान में बस ये फूंक दो तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, वो आदमी तुम्हारा हो जाएगा। चाहो तो प्रयोग करके देख लेना। फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, जहां भी सफर करते हो, वहां किसी बिल्कुल अपरिचित आदमी के साथ बैठना, और ये प्रयोग करना कि उसके चेहरे को देखो आंखों में आंखें डाल के और कहो आपके चेहरे को देख के मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ कोई गलत कर रहा है। वो आदमी अभी तक भले ही तुम पर बहुत ध्यान न दे रहा हो, तुम्हारी अवहेलना कर रहा हो, वो अचानक बिल्कुल तनकर बैठ जाए, कहेगा और बताइए क्या कह रहे हैं आप, ये आपने अभी क्या कहा, जरा दोहराइएगा, विस्तार में बताइएगा। हर आदमी डरा हुआ है और हर आदमी जैसे सुनना ही यही चाहता है कि पूरी दुनिया लगी हुई है उसका पत्ता काटने में। हर आदमी सुनना ही यही चाहता है कि अगर वो दर्द में है तो वो इसलिए दर्द में है क्योंकि दुनिया ने उसके साथ बुरा करा। ये बहुत झूठी बात है। व्यक्तिगत तल पर भी झूठी बात है
और उन ताकतों का तो मैं कहूँ ही क्या, जिनका काम ही यही है कि जहाँ कहीं भी थोड़ा भी मनमुटाव दिखे, वैमनस्य दिखे, जहाँ कहीं भी कोई फिशर या फॉल्ट लाइन दिखे, उसका इस्तेमाल कर लो, उसका एक्सप्लॉइटेशन कर लो और लोगों में और दरार पैदा कर दो, एक को दूसरे के खिलाफ खड़े कर दो। ये वो लोग हैं जो लगातार इसी टोह में रहते हैं कि कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें हम ये साबित कर सकें कि किसी के साथ गलत हुआ है। ये लोग मक्खियों की तरह घाव खोजते हैं कि कोई मिल जाए जिसके पास घाव हो, और जैसे ही कोई मिला जिसके पास घाव है तुरंत उसको कहेंगे देखिए तुझे जो घाव दिए ना ये उसने दिए, उसने दिए, उसने दिए, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे घावों का इलाज भी करेंगे, और अगर तू कहे तो जो लोग तुझे आज तक घाव देते आए हैं बोल पलट के उनको भी घाव देना है, हम तेरे साथ हैं। इस पूरे खेल में होता बस ये है कि हरा हरा नहीं रह जाता, नीला नीला नहीं रह जाता, सब लाल बनते जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बहुत दबे छुपे तरीके से ताकत हथियाने की कोशिश है। ये एक तरीके से जनतंत्र के खिलाफ जाकर सत्ता हथियाने की कोशिश होती है। भाई अगर आप खुलेआम चुनाव में खड़े हों तो आप ये नहीं घोषणा कर पाएंगे कि देखो तुम सब ने एक दूसरे का शोषण करा है तो सब मुझे वोट दो। तब लोग कहेंगे अरे हरे को तुम बोल रहे हो नीले ने तुम्हारा शोषण किया है, नीले को तुम बोल रहे हो कि पीले ने तुम्हारा शोषण किया है, बात बिल्कुल जाहिर हो जाएगी। तो इस तरह की जो ताकतें होती हैं वो जनतांत्रिक प्रक्रिया से अक्सर सत्ता में आ नहीं पाती। थोड़ा बहुत जनतंत्र में उनको समर्थन मिलता है, थोड़े बहुत से ज़्यादा मिलता नहीं। तो फिर वो ये दबी छुपी गुप्त चालें आजमाती हैं। भीतर ही भीतर लोगों में आपसी फूट डाल दो, पत्नी को पति के खिलाफ बोल कर दो। पत्नी अगर बोले कि पति के लिए खाना बनाती हूँ ये मेरे प्रेम की बात है, तो पत्नी को बोलो नहीं ये प्रेम नहीं है, ये पैट्रियार्की है। और पत्नी 20-30 साल से जो विचार मन में कभी लाई नहीं थी वो विचार जबरदस्ती उसके मन में घुसेड़ दो और कहो कि ये महिला सशक्तिकरण हो रहा है। पत्नी कह रही है भाई मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं और मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ, और उसको जाकर के बोलो ये अत्याचार हो रहा है तेरे खिलाफ, ये महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये प्रेम नहीं है, ये पैट्रियार्की है, ये पुरुष सत्ता है जो सब स्त्रियों का दमन करती है। अब वो स्त्री भी कहेगी अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, ये आज नई बात पता चली, बताइए बताइए। तो ये वो ताकतें हैं जो कभी प्रेम का संदेश नहीं देती, जो दरारों को भरने का काम नहीं करती, जो एकता का काम नहीं करती, जो सिलने का काम नहीं करती। इनका काम है फाड़ो, या जो कुछ फटा हुआ है उसमें अपनी टांग डाल दो ताकि और फट जाए। ये ताकतें हमारी जो पहले से चली आ रही व्यक्तिगत वृत्तियां हैं उनको और उभार और उत्तेजना देती हैं। तो उदय, दो बातें कही मैंने। पहली, हम व्यक्तिगत तौर पर ही संस्कारित हैं, जैविक रूप से, जन्मगत रूप से संस्कारित हैं दूसरे पर दोष और इल्जाम डालने के लिए, हर समय यह अनुभव करते रहने के लिए कि दूसरे से हमें खतरा है। ये तो हमारी जैविक बात हुई। और दूसरी बात यह कि इस समय समाज में ऐसी बहुत ताकतें हैं जो बस दरारें और फूट ढूंढ रही होती हैं। उनका काम ही यही है कि इंसान और इंसान के बीच में, घर और घर के बीच में, समुदाय और समुदाय के बीच में फूट डालना। फूट डालो, राज करो। तो इनसे अगर बचना है तो एक ही तरीका है कि हम व्यक्तिगत तौर पे अपना मन साफ रखें। जो इंसान व्यक्तिगत तल पर दूसरे पर दोषारोपण करने में सुख का अनुभव नहीं करेगा,
वो इंसान फिर इस तरह की ताकतों का भी शिकार नहीं बनेगा। नहीं तो फिर ऐसी ताकतें बहुत राज करती हैं। बचिएगा।